वेलकम बैक अगेन। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर सेक्शन के बारे में बात करेंगे एंड वी विल बी लर्निंग ईच एंड एवरीथिंग। जैसा कि आप टाइटल देख रहे होगे, मास्टरिंग जनरल अवेयरनेस। थोड़ा सा क्लासी टाइटल देना पड़ता है, बट ट्रू टू द टाइटल वी वुड बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग। इस वीडियो को देखने के बाद आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। हालांकि इसके बाद भी अगर आप क्वेश्चंस पूछते हो हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स, इसका मतलब आपने वीडियो देखा नहीं या उसको उस तरह से आपने अच्छे से समझा नहीं। ओके, तो लेट्स वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एट द सेम टाइम, अगर आपको वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों को जरूर रिकमेंड करना, शेयर करना, लाइक करना वीडियो को। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, देन डू फॉलो। ओके, वी वुड बी डिस्कसिंग दीज टॉपिक्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। बट बिफोर मूविंग एट, एज यू नो, मैं पिछले 4 साल से करंट अफेयर्स के रिगार्ड से मैगजीन्स एंड कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। एंड विद गॉड्स ग्रेस वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन दिस रिगार्ड्स। वी हैव लॉट्स ऑफ ऑफिसर्स ऑलरेडी वर्किंग इन आरबीआई, नाबार्ड, IBPS में, SBI के थ्रू काफ़ी लोग सेलेक्ट हुए हैं एंड दे गिव क्रेडिट टू मी फॉर द जनरल अवेयरनेस सेगमेंट। ओके, तो इसीलिए हम लोग फिर से जो है इस साल के लिए करंट अफेयर्स प्रोग्राम लॉन्च किए हुए हैं। हालांकि मार्केट में आपको कई सारे सोर्सेज मिल जाते हैं, बट वी हैव also we do provide a good content, good quality content and also based on the learnings of past year। ऐसा नहीं कि एक ही तरह की चीज़ें प्रोवाइड करते रहते हैं। जो भी हमें सीख मिलती है लास्ट ईयर में, जो भी चेंजेस होते हैं, वी ट्राई टू इनकलकेट देम इन आवर कमिंग ईयर, इन आवर मैगजीन्स इन द कमिंग ईयर। जैसे कि लास्ट ईयर थोड़े से सरप्राइजिंग पेपर थे, तो उसको हम लोगों ने चीज़ों को सीखा और इस बार हम लोग इंट्रोड्यूस करें, नई नई चीज़ें हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स? तो ये ऑल इन वन कोर्स है। मतलब आपको किसी भी रेगुलेटरी या बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको जरूरी नहीं कि आपको हर एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्स बाय करो। आप ये सिंगल कोर्स खरीद लोगे तो आपको सभी एग्जाम्स कवर हो जाते हैं, खास करके जितने भी रेगुलेटरी एग्जाम्स होते हैं। देखो, मैं बैंकिंग इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बैंकिंग के कई सारे एग्जाम्स होते हैं और हर एग्जाम के टाइमलाइन को मैच करके उसके लिए कंटेंट प्रोवाइड करो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कहीं कोई एग्जाम अगर मान लो 6th को हो रहा है तो मुझे 1 या 2 के भी कंटेंट प्रोवाइड करने पड़ जाएंगे। सॉरी, अगर मान लो कोई 15th को एग्जाम हो रहा है, आई विल हैव टू प्रोवाइड द अपडेट फ्रॉम 1 to 8th। तो आई मे नॉट बी एबल टू एट दैट टाइम, आई मे नॉट बी फ्री कि मैं वो चीज़ प्रोवाइड कर सकूँ। इसीलिए सारे एग्जाम्स का जो है टाइमलाइन ट्रैक करना डिफिकल्ट हो जाता है। हालांकि अगर आप मेरे सोर्सेज फॉलो करते हो तो बिलीव मी, क्वेश्चन जो है 80% क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे, इतने की मैं गारंटी देता हूँ। ओके, so what do we provide? Basically we provide PIB 360 magazine which covers programs of what? PIB programs जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम्स होते हैं उसको हम लोग कवर करते हैं, और RBI सेबी के सर्कुलर्स को कवर करते हैं इस पर्टिकुलर मैगजीन में। उसके अलावा हम लोग अफेयर्स के करंट अफेयर्स मैगजीन प्रोवाइड करते हैं। इन दोनों चीज़ों के अलावा भी काफ़ी करंट अफेयर्स होता है जिसको हम लोग इस वाले मैगजीन में कवर करते हैं। एक मंथन मैगजीन है, फ्रॉम दिस ईयर वी हैव मेड इट बाय मंथली, मतलब हर 2 महीने पर ये मैगजीन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे जैन और फेब के लिए आपको भी मार्च में अपलोड करने वाला हूँ, 2 दिन में ये अपलोड हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये एक्सप्लेनर्स होते हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनर आर्टिकल्स होते हैं बर्निंग इशूज पर, करंट इशूज पर, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इट हेल्प्स यू इन पर्सपेक्टिव बिल्डिंग। उसके अलावा आपको ऑनलाइन वर्जन भी कुछ चीज़ों को मिलता है, ये डाउनलोडेबल एंड प्रिंटेबल होते हैं। इसको हमारे पेड ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट ले सकते हैं। बट कुछ हम लोग ई बुक कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, ई बुक भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, स्कीम्स कंपेडियम हो गया, या आपको ई बुक कोर्स में ESI का कंपेडियम वगैरह हो गया। ये चीज़ें हम लोग ऑनलाइन वर्जन भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपको मंथली 100 MCQs भी प्रोवाइड करते हैं और इसका PDF भी मिलता है, और इसका आपको ऑनलाइन क्विज भी अवेलेबल होता है हमारे पोर्टल पर। तो आप दोनों चीज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्विज से आप अपना टेस्ट ले सकते हो और PDF से अपना आप रिवीजन कर सकते हो। राइट, सो डू इनरोल, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कोई भी सोर्स फॉलो करो तो आप ये वाला भी मुझे ट्राई करके जरूर देखो, आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से आप इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो के कंटेंट पर फोकस करते हैं। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। वन बाय वन करके हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में।
व्हाट आर द सोर्सेज टू फॉलो, तो मैंने आपको बता ही दिया, आप मेरा वाला ही फॉलो करो। जब मैं खुद 4 साल से कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ 4 ईयर से, तो व्हाई वुड आई रिकमेंड समवन एल्स। हालांकि मार्केट में हर कोचिंग इंस्टीट्यूट आज की डेट में प्रोवाइड करता है, पहले से भी कुछ लोग ऑलरेडी बड़े बड़े कोचिंग, बड़े बड़े आपको जो मैगजीन्स वगैरह ऑलरेडी आते थे, तो सबके पॉजिटिव निगेटिव्स होते हैं, लेकिन सब लोग ये मानकर चलो कि कहीं ना कहीं 70 to 80% चीज़ तो सेम ही देता है, क्योंकि करंट अफेयर्स सब एक ही जगह से, वही न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स उठाएगा, तो वे ऑफ प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट। ओके, किसी में 400 पेज हो जाते हैं वही कंटेंट के लिए, किसी में 150 पेज ही होता है। तो बात वही है कि आपको कौन सा सुटेबल लगता है, कौन सा आपके लिए अच्छा रहता है, कौन सा आपको पढ़ने में ज़्यादा समझ में आती है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। दूसरा है हाउ मेनी मंथ ऑफ अपडेट्स टू बी कवर्ड। तो आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को यहीं पर सुलटा लेते हैं, इसको यहीं पर आंसर कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर 3 चीज, 2 भागों में इसको डिवाइड करता हूँ, इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट है कि 3 अपडेट्स ऐसे होते हैं जो आपको शुरू से करने पड़ेंगे। एक तो है प्रोग्राम्स, दूसरा है सर्कुलर्स, एंड तीसरा है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में एक मैं सेलेक्टिवली वर्ड लगा देता हूं। ओके, ये 3 ऐसे चीज हैं जो आपको जनवरी से ही करना पड़ेगा, कंसिडरिंग दैट द एग्जाम हैपेंस इन अगस्त फर्स्ट वीक या जुलाई मिड में एग्जाम होता है। इस बार हमें चांस लग रहे हैं कि जुलाई के आपको लास्ट तक या अगस्त के बिगिनिंग में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। फेज 1 एग्जाम इस बार होने के चांस है। ओके, सो नोटिफिकेशन अर्ली आने के चांस है, और इस कंडीशन में जुलाई मिड में आपको एग्जाम हो सकता है। ओके, तो ऐसे केस में जो है आपको जनवरी से ये चीजों को पढ़ना पड़ेगा, राइट। दूसरी बात है, अब देखो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि अभी तक इन चीजों को स्टार्ट नहीं किया होगा, तो यार जनवरी से मत स्टार्ट करना। अभी आप जो है जो चीजों को कर रहे हो ऑन द वे चलो, कि आप जो चीज अभी, जैसे मान लो मेरा वाला अगर मैं बात करूं, तो अभी मेरा फरवरी का मैगजीन आया हो, आप उसको उसी से स्टार्ट कर दो। या अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो स्टैटिक को थोड़ा बहुत कर लो, अगले महीने से करंट उठा लेना, मार्च से उठा लेना। बच कौन सा गया, 2 महीने का बच गया, 2 महीने बाद में करेंगे नोटिफिकेशन आने के बाद। अगर मेरा 70% 80% चीज अगर नोटिफिकेशन आने तक स्टैटिक वाला पार्ट, क्वांट रीजनिंग वगैरह सब कुछ कवर हो जाएगा, तो मैं उस टाइम पर भी टाइम मैनेज कर पाऊंगा ये 2 महीने पेंडिंग वाले को करने के लिए। और हालांकि ये बात भी आप समझ के चलो कि ये 2 महीने जो है, इससे आपको फेज 1 में हार्डली क्वेश्चन रहने के चांस है। जो क्वेश्चन रहेगा वो फेज 2 में ही रहेगा, और फेज 2 में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता करंट अफेयर्स में, फेज 2 में सेलेक्टिवली पढ़ना होता है। ओके, तो वो चीजें आपको उस टाइम पर भी कर सकते हो। इसीलिए जो छूट गया उसको अभी उसके पीछे नहीं पढ़ना है, अभी जो चीजें चल रही है जो करंट में है उसी को करना है, अभी पास्ट अपडेट नहीं जाना है। मैं देखता हूं कि लोग करंट अफेयर्स को पास्ट अफेयर्स बना के फ्यूचर में कवर करते हैं, ये चीजें गलती होती है। आपको करंट में लेते चलो, जो चीजें चल रही है उसको साथ साथ लेते चलोगे, तो आपको जो है कभी प्रेशर फील नहीं होगा। जो छूट गया उसको बाद में कर लेंगे, लेकिन आगे आने वाली चीजों को छोड़ना नहीं है। अभी से अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन रखोगे तो चीजें में साथ साथ चलेंगी। ओके, और बाद में जो बचा हो उसको कवर कर लेंगे। इसीलिए ये चीजें जैन से करनी है। उसके अलावा जो रिमेनिंग चीजें होती है, जो जनरल करंट अफेयर्स के अंदर हम लोग पुट कर देते हैं, उन चीजों को आप जो है लास्ट 3 to 4 मंथ्स का करना है। तो जब भी आपको नोटिफिकेशंस के रिगार्ड्स में कंफर्म अपडेट मिले, जैसे कि अभी मान लो रिजल्ट भी नहीं आया है, 18 मार्च को लास्ट इंटरव्यू है आरबीआई ग्रेड बी डीआर का, इस साल वाला 2025 वाला जो है 18 मार्च तक है। तो इस मंथ के एंड तक जो है रिजल्ट आ जाएगा, इस मंथ के एंड तक जो है वो आपको रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद 1.5 महीने के लगभग आपको 1.5 से 2 महीने लगते हैं ज्वाइनिंग में। क्यों? क्योंकि काफी सारे ऑफिसर्स ऑलरेडी, जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो ऑलरेडी किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग होते हैं। सो इट टेक्स टाइम, वो वहां पर छोड़ेंगे, वहां से निकलेंगे तब तो यहाँ ज्वाइन करेंगे ना। सो ज्वाइनिंग प्रोसेस टेक्स टाइम, एंड वंस ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी स्टार्ट, वो चीजें हो जाती है, फिर अगला नोटिफिकेशन आपको आता है। तो ऐसे केस में जो है आप ये मान कर चलो कि अब रिजल्ट वगैरह जैसे ही आ जाएगा तो आप अपना फुल प्रोसेस में आपको पेस में स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसके बाद कभी भी नोटिफिकेशन आपको आ सकता है। एक बार रिजल्ट आने के बाद कभी भी नोटिफिकेशन आपको आ सकता है, ये चीज मान कर चलो। तो जब भी आपको कोई कंफर्म अपडेट मिल जाए तो अब ये 3-4 महीने के अपडेट जो है जनरल करंट अफेयर्स वाले आपको करने होते हैं। अब जनरल करंट अफेयर्स होते कौन कौन से हैं? तो मैं करंट अफेयर्स को हमेशा 3 भाग में डिवाइड करता हूँ। ओके, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ये ए प्लस बी प्लस सी को मिलाकर जो आपका होल करंट अफेयर्स हो जाता है, बोथ पी प्लस एम, फेज 1 प्लस मेंस दोनों का मिलाकर।
ओके, यहीं से क्वेश्चंस रहेंगे। द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन वुड चेंज बट इट्स नॉट लाइक इट टॉपिक वुड चेंज। करंट अफेयर्स कहीं और दूसरे एरिया से नहीं आएगा, यही रहेगा, बस पूछने का तरीका बदल जाता है, राइट। तो ये चीजें आपको समझनी है। तो ये जो पोर्शन है ये जनरल करंट अफेयर्स है। ओके, इसके लिए हमें क्या करने होते हैं, इसको हमें जो है 3 से 4 महीने का ही करना होता है। यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम ही पूछे जाते हैं, हालांकि जो क्वेश्चंस रहते हैं अराउंड 12 to 15 क्वेश्चंस आपको बस रहेंगे यहां से। हालांकि जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो इजी होते हैं कंपेयर टू द क्वेश्चंस दैट कम्स फ्रॉम दीज टू सेक्शंस ए एंड बी। ओके, ये इजी होते हैं, इसीलिए इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं, राइट, क्योंकि एक एक मार्क्स मैटर करता है आपके लिए। और ये वाला दोनों सेक्शन है ए एंड बी, इसमें मैंने बताया है, आप देख सकते हो कि इसमें क्या है। पार्ट ए में बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स है, जो कि आपका हो गया आरबीआई की नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, रिपोर्ट्स एंड बुलेटिन, जो फेज 1 और फेज 2 दोनों में काम आएंगे आपके। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेशंस, ओके, कि जो ये दोनों को हम लोग रेगुलेशंस रिलेटेड अपडेट्स बोलते हैं, ये रेगुलेटरी अपडेट्स होते हैं। और आपको अगर देखोगे तो आरबीआई में ज्यादातर क्वेश्चंस प्रोग्राम्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, प्रोग्राम्स एंड रेगुलेशन से आपको क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। ये बात ध्यान रखोगे तो आपको काफी काम आएगा आगे तक। ओके, प्रोग्राम्स एंड रेगुलेशंस प्लस अगर आप रिपोर्ट्स को इंक्लूड कर दो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, प्रोग्राम्स रिपोर्ट प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अगर आपको रिपोर्ट्स व इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अगर इंक्लूड कर लोगे तो आपको अराउंड 50% प्लस क्वेश्चन जो है यहीं से आपको दिखते हैं। तो ये तीनों मिलाकर जो है 50% हो जाता है। रिमेनिंग सेगमेंट में 50% से रिमेनिंग सेक्शंस आते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। ओके, तो बैंकिंग में उसके अलावा भी कुछ आप, ये दोनों तो आपको रेगुलेशन वाले करंट अफेयर्स हो गए, और दो आपका बैंकिंग अपडेट्स हो गया, जो आपको पीएसबी जो एसबीआई न्यूज हो गया, या आपको पीएनबी वगैरह सबके न्यूज हो गए, या प्राइवेट बैंक के न्यूज हो गए, वो लोग कुछ इनिशिएटिव्स वगैरह लॉन्च करता है उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स। ओके, एसएफबीज, पेमेंट बैंक, फिनटेक न्यूज, ये सब आपको उसमें आते हैं। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू करंट अफेयर्स का जो पार्ट बी है, उसमें सबसे बड़ा है प्रोग्राम्स का, ओके, और रिपोर्ट्स का। ये सेगमेंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन खास करके फेज 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। फेज 2 में भी आपको 1 मार्कर में क्वेश्चंस दिख जाते हैं। ओके, यहाँ पर जैसे इकोनॉमी न्यूज हो गया, जैसे जीडीपी फोरकास्ट हो गए, या आपको जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो होता है, एलएफपीआर होगा, एलपीएफआर नहीं, ये मिस्टेक्स है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है। इन्फ्लेशन के डाटा हो गए, आईआईपी के डाटा हो गए, लोन्स बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, या कोई और इनिशिएटिव्स वगैरह होता है, तो वो चीजें जो होती है आपको जो इकोनॉमी रिलेटेड जो न्यूज होते हैं उस पर क्वेश्चन जनरली आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। ओके, तो यही आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू का करंट अफेयर्स होता है। इसमें ये 3 सेगमेंट जो होते हैं वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट ए का ये वाला पार्ट और पार्ट बी का ये वाला पार्ट मिलाकर आपका मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस बनता है। हालांकि आप पूरे पार्ट ए एंड पार्ट बी को अगर साथ लेकर चलोगे तो अराउंड 50 to 60% क्वेश्चंस आपको यहीं से दिखेगा। किसी भी एग्जाम को, किसी भी बैंक एग्जाम को उठाकर देख लो, चाहे आरबीआई हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे एफबीएसपीओ हो, किसी को भी उठाकर देख लो, यहीं से क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। रेगुलेशन से, प्रोग्राम से, रिपोर्ट से, यहीं से आपको क्वेश्चंस वगैरह दिखते हैं। उसके अलावा इनफैक्ट अगर आपको जनरल करंट अफेयर्स में देखोगे तो ये वाला जो 3 सेगमेंट है जो मैंने आपको कलर किया हुआ है, ये 3 सेगमेंट से काफी क्वेश्चंस दिखते हैं। सबमिट वाले में भी, सबमिट्स में सेलेक्टिवली अगर देखोगे तो कुछ कुछ सबमिट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे आपको हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि अभी जैसे एआई सबमिट हुआ इंडिया में, ओके, अगला कहां पर होगा, उसका अगला कहां पर होगा, उसके भी डिटेल्स आ चुके हैं, ये हो गया। या आगे ब्रिक्स समिट जो है वो इंडिया होस्ट करने वाला है, G20 के सबमिट्स हो गए, या आपको यूएनएफसीसी के सबमिट हो गए। इस तरह के जो आपको बड़े बड़े सबमिट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट सबमिट्स होते हैं, उस पर आपको काफी सारे, कई बार क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो सेलेक्टिवली अगर इसको आप लेकर चलो तो इससे भी क्वेश्चंस आपको दिखने को मिलते हैं। ओके, तो जनरल करंट अफेयर्स अभी अगर रिमेनिंग आप अगर 50% लोगे तो उसमें से 30% क्वेश्चन जो है यहीं से आपको बनेगा, यही 4 सेगमेंट से आप उठाकर ले लो।
तो गाइज मैं आपको समझाने का यही कोशिश कर रहा हूं कि दिस इज द सिलेबस। ये जो है ये पूरा आप जो देख रहे हो स्क्रीन पर यही सिलेबस है आपका। लेकिन इसमें भी आप सेलेक्टिव अगर करोगे चीजों को, अगर आप सही तरीके से करोगे तो बिलीव मी आप काफी रिडेंडेंट चीजों को आप देखोगे। अगर आपको भी मैगजीन उठाकर देखो, मैं अपना मैगजीन दिखा दूंगा। अभी 137 पेज का मैगजीन होगा। अब देख लो, आपको विश्वास नहीं होता तो आपको दिखाता हूं। देख लो, ये 137 पेज का मैगजीन है, राइट। मैं आपको इसका इंडेक्स दिखाता हूं। देख लो, डिफेंस करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। देख लो कंपोनेंट कौन कौन से हैं। 37 पेज तक 4 टू लेकर 37, मतलब अराउंड कितना हो गया, अराउंड यहां पर 33 पेज के लिए 32 पेज जो है 32 पेज जो है वो आपको बैंकिंग करंट अफेयर्स होगा, जिसमें कि वही इंश्योरेंस के न्यूज इकोन, और ये हम लोग अलग अलग सेगमेंट में देते हैं ताकि आपको ये भी दिक्कत नहीं हो कि हाँ भाई कौन सा पढ़ना है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको सेलेक्टिवली भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद देखो फर्स्ट इन न्यूज नेशनल करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं अलग अलग सेगमेंट के लिए बटा हुआ है, रिपोर्ट्स का सेगमेंट भी है। लेकिन उसके बाद देखो ये सब कितना डिफेंस वगैरह सब देख लो, यहां से यहां तक बुक्स वगैरह अराउंड 40 पेज आपको अपडेट्स इन्हीं चीजों से है, राइट। जितना में ये इतना ये अपडेट है उतना बराबर ये अपडेट है। सो दैट्स ऑल। और ये हम लोग तब बता रहे हैं जब मेरा मैगजीन आपको काफी कॉन्साइज है। हम लोग ऐसा नहीं कि अपडेट भर देते हैं, ओके वरना आपको 300-300 पेज के मैगजीन्स आते हैं। हम लोग ऐसा भी नहीं करते कि अपडेट्स आपको भर देते हैं, कुछ भी अपडेट्स भर दे रहे हैं। ओके, आप देख सकते हो दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ माय पर्टिकुलर मैगजीन। ये जनवरी के एडिशन का मैगजीन है। आप देख सकते हैं नेशनल करंट अफेयर्स इस तरह से आपको जो है, जैसे यूआईडीए का जहां पर इमेजेस वगैरह की जरूरत होती है वो सब भी हम लोग ऐड करते हैं, टेबल्स वगैरह ऐड करके, ताकि प्रेजेंटेशन बेहतर हो, आपको आसानी हो चीजों को कवर करने में। जैसे हम लोगों ने लास्ट मंथ से ये किया कि जो भी स्टेट करंट अफेयर्स थे उसको हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म में देना स्टार्ट किया। अब यहाँ पर अपना अपडेट अब जो है जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर कुछ लगता है तो वो आप यहाँ पर लिखते जाते हो, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। ओके, उसी तरीके से अगर आप मेरा पीआईबी का मैगजीन देखोगे तो ये वाला पीआईबी मैगजीन है। इसका इंडेक्स पेज देखो इस तरह से है। ओके, इसमें भी बटा हुआ हर सेगमेंट का अलग है, पीएमएन प्रेसिडेंट न्यूज वो सारी चीजें हैं। तो इसको भी हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे करके सब कुछ समझेंगे, राइट। चलो ये वाला सेगमेंट तो आपको हो गया। दूसरा एक बार फिर से लौट के आते हैं, एक और चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं, करंट अफेयर्स का वेटेज देख लेते हैं। ओके, करंट अफेयर्स का ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि आपको समझना पड़ेगा कि करंट अफेयर्स कहां कहां पर काम आता है। अगर पूरे आरबीआई ग्रेड बी में देखोगे या किसी भी एग्जाम में देखोगे, खास करके मैं यहाँ आरबीआई के बारे में बात कर रहा हूं, तो वेटेज कितना होता है। तो आपको पता है कि फेज 1 में 80 क्वेश्चंस होते हैं आउट ऑफ 200, वो जनरल अवेयरनेस का होता है, काफी ज्यादा वेटेज है। इस 80 क्वेश्चंस में अराउंड 70 to 75 क्वेश्चंस होते हैं वो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। इवन जो स्टैटिक का क्वेश्चंस होता है उसका भी रिलेवेंस कहीं ना कहीं करंट में न्यूज में वो था, इसीलिए पूछा गया है। उसके अलावा अगर आपको बैंकिंग या इकोनॉमी या फाइनेंस का अगर आपसे अपडेट पूछता है, आप इससे रिलेटेड टर्म्स होते हैं, कुछ टर्म्स आपसे पूछ लेते हैं ये लोग। ओके, टर्म्स पूछे जाते हैं, उसका डिफिनेशन या उसके बारे में आपसे जो ऑप्शन में पूछा जाता है, उसके बारे में आपको उसके डिफिनेशंस के बारे में कि व्हाट बेसिक टर्म इज, उससे रिगार्ड्स आपको ऑप्शंस दिए होते हैं और आपको करेक्ट वन फाइंड करना होता है या इनकरेक्ट वन फाइंड करना होता है। ओके, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं करंट न्यूज में था, इसीलिए पूछा गया, कोई न्यूज़पेपर में पूछ दिया गया होगा या आपको इकोनॉमिक इसमें इकोनॉमिक सर्वे में आपको टर्म्स यूज हुआ होगा, वहीं से आपको ये लोग पिक करके आपसे पूछते हैं। तो रिलीवेंस कहीं ना कहीं करंट में ही होता है। ओके, हालांकि 2025 में हम लोगों ने देखा कि थोड़े से पेपर सरप्राइजिंग आ गए। क्यों? क्योंकि यहां पर अराउंड 15 to 18 क्वेश्चंस ऐसे थे जो विच केम फ्रॉम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सबसे क्वेश्चंस था विच वी हैडंट सीन एनी टाइम बिफोर इन आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम। ओके, ये जीएस पेपर, इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जीएस बोलते हैं, जनरल स्टडीज बोलते हैं, या इसी का जीके बोल सकते हो, जनरल नॉलेज भी बोल सकते हो। जब ये यूपीएससी में पूछा जाता है, जब स्टेट सर्विसेज में पूछा जाता है उसको जनरल स्टडीज बोला जाता है। जब ये वन डेयर एग्जाम जैसे कि स्टेट वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, सरकारी एग्जाम्स होते हैं, एसएससी वगैरह होता है, तो वहां पर इसको जनरल नॉलेज वगैरह जनरली बोल देते हैं।
ओके, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि आपका आईटी क्वेश्चंस में इसका वेटेज कम ही था अगर कंपैरेटिवली देखोगे, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये क्वेश्चंस 1 से लेकर 20 तक ये क्वेश्चन सारे के सारे यही थे। दीज क्वेश्चंस वेर प्लेस्ड रैंडमली ऑल ओवर योर आईटी क्वेश्चंस। ये सारे के सारे आईटी क्वेश्चंस में आपको घुमा फिरा के हर जगह प्लेस था। कहीं 2-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन के बीच में 2 क्वेश्चन ऐसा दिख गया आपको। तो होता क्या है कि ये आईटी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 25 मिनट का टाइम मिलता है, विच इज नॉट सफिशियंट टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। आप देख लो ना, 30 सेकंड भी नहीं है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उससे भी कम है, 20-22 सेकंड आपको मिलता है। तो समझ लो कितना फास्ट आपको वहां पर चीजें करनी पड़ती है, किस तरह से सॉल्व करना पड़ता है। तो ऐसे केस में जब हर 3-4 क्वेश्चन के बीच या कभी कभी 2-2-3 लगातार क्वेश्चन इस तरह के दिखते हैं, इट हैज अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन यू। ओके, और आपको लगता है कि यार पूरा पेपर तो यही से भरा पड़ा है, हिस्ट्री पॉलिटी भरा पड़ा है, तो आप पैनिक कर जाते हैं, देन यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग रैंडमली, और ऐसे केस में वो आपका निगेटिव हो जाता है और फिर अल्टीमेटली आपके मार्क्स जो है वो कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं था पेपर के पूरा का पूरा 80 क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी था। देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम अदर सेगमेंट, बट जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि पेपर अनकन्वेंशनल था, जीके का क्वेश्चंस था। आपको इनफैक्ट यहाँ पर बैंकिंग, इकोनॉमी, फाइनेंस के टर्म्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, या जो क्वेश्चंस आप कह सकते हो कि जो करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस थे वो काफी पुराने थे, जो सर्कुलर्स के भी क्वेश्चंस पूछ दिए गए थे वो काफी पुराने पूछ दिए गए थे। तो इसीलिए लोग वहां पर काफी ज्यादा जो है एक तरह से पेपर 2025 का अनकन्वेंशनल था। ये आप मान कर चलो कि 2025 का था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर साल ऐसा होता है। ओके, लेकिन ऐसा भी होता है कि कई बार ये चीजें रिपीट भी हो जाती हैं, कैसी घटना रिपीट भी हो जाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर साल होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है रिसेंटली नाबार्ड 2024 में पेपर काफी फालतू सा था जनरल अवेयरनेस का, लोग 2 आउट ऑफ 20 भी स्कोर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन 2025 में फिर से पेपर आपको अच्छा आ गया, पीपल वर एबल टू स्कोर 8 to 10 मार्क्स। तो ये चीजें होते रहती है। ओके, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि प्री कंज्यूम, आपको एक नोशन नहीं बनाना है कि हाँ भाई ऐसा ही रहेगा। नो, इट कुड बी एंड इट कुड नॉट बी, वो वाली बात है। अगर मैं बात करूं फेज 2 ईएसआई का, तो फेज 2 ईएसआई ऑब्जेक्टिव की अगर बात करूं तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन जो है वो आपको करंट अफेयर से होते हैं, प्रोग्राम्स एंड रिपोर्ट से ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली बात है कि जब आपसे पेपर जो है स्कीम्स आपको फेज 1 में भी पूछा जाता है, स्कीम्स आपको ईएसआई में भी पूछा जाता है, तो व्हाट्स द डिफरेंस? आप बोलोगे ना कि सर डिफरेंस क्या है, क्या सेम ही तरह के क्वेश्चंस दोनों जगह पूछे जाते हैं? नो, मेरा एक 1 वर्ड आंसर है नो। जब ये जनरल अवेयरनेस से पूछे जाते हैं तो ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पीएम सेतु स्कीम। अभी रिसेंटली आपको ये पीएम सेतु स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया था, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है। इसका कितना है एलोकेशन? 60,000 करोड़ रुपए सरकार इस पर खर्च करने वाली है। इसका एक टाइमलाइन भी है, इतने टाइम तक ये स्कीम चलेगा। तो इसमें कई तरह के ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हो गए। ओके, कि इसका 2 कंपोनेंट भी है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी है, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके बेनिफिशरीज कौन कौन से हैं, ये सब इंफॉर्मेशन इसके डायरेक्ट वाले हो गए। यहां पर ये केस स्टडीज पूछा जाता है। केस स्टडीज क्या हुआ कि मान लो ये इसी एग्जाम लेते हैं, इसके जो है आपको इस एग्जाम के कुछ बेनिफिशरीज होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया होगा कि इसी क्राइटेरिया पर जो है फंडिंग की जाएगी या इस तरह का किया जाएगा। तो उसी से पूछा गया, लेट एक बेनिफिशरी है, एक बेनिफिशरी राम है, उसका इनकम इतना ज्यादा है, इस वाले स्कीम पर नहीं बनेगा। एक अभी एलपीजी क्राइसिस चल रहा है, राइट, एक उज्ज्वला करके योजना है जिसके अंदर जो है सरकार एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड करती है। स्पेलिंग गलत हो सकता है, उसके पीछे मत जाना, एलपीजी सिलेंडर, लेकिन सबको तो प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इसका क्राइटेरिया है कि कुछ ही लोग इसमें एलिजिबल हैं, राइट। तो उसी को यूज करके, वही क्राइटेरिया जो बेनिफिशियरी या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है, उसी को यूज करके आपको बोलेंगे कि लेट एक बेनिफिशियरी राम है, उसका इनकम इतना ज्यादा है, उसके ये चीजें हैं, उसके पास है, तो उसके बेसिस पर आपसे ऑप्शन देकर पूछेंगे कि कौन सा करेक्ट है, उसके बेनिफिशियरी ऑप्शन क्राइटेरिया कि विल ही बी एलिजिबल फॉर दिस थिंग, या उस पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो ये हो गए आप पे केस वाले क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पर क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर केस स्टडीज वाले क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको आगे जो आने वाले वीडियोज में, अभी मैं आपको रेगुलर वीडियोज प्रोवाइड करूंगा, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मैं कराने वाला हूं, ताकि एक आपको रफ आइडिया लगे कि आखिर कैसा क्वेश्चंस आरबीआई में पूछा जाता है और क्यों सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी लोग ईएसआई के ऑब्जेक्टिव में स्कोर नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं। ये चीज हम लोग समझेंगे जब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, राइट। लेकिन अभी के लिए आप बस इतना समझ लो, वीडियो लेंदी नहीं करेंगे। जीए और ईएसआई में यही डिफरेंस है कि यहां पर भी स्कीम्स पूछा जाएगा, यहां पर भी पूछा जाएगा, बट द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस वुड बी डिफरेंट। हियर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड, हियर केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड, राइट। अगर मैं बात करूं फेज 2 का ईएसआई और सब्जेक्टिव की बात करूं, तो यहां पर भी आपको मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो आपको करंट अफेयर्स पर बेस्ड होते हैं, इंक्लूडिंग रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स। दूसरी बात यहां पर एक चीज आप ध्यान दो कि ईएसआई का अगर आप सिलेबस देखोगे, आपको दिखा, मैंने ऐड किया हुआ है तो मैं दिखा देता हूं। ओके, इसमें एक इससे ऊपर एक और चैप्टर, एक और यूनिट दिया हुआ था, इंडियन मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट। देखो यूनियन बजट है, यस, हाँ यही तो मैं दिखाना चाह रहा था। देखो यहां पर है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिक्सल पॉलिसी, देख रहे हो। तो कहने का मतलब है ये मॉनेटरी पॉलिसी किसके अंदर आता है, आरबीआई के अंदर आता है। आपको लग रहा होगा कि ये तो फाइनेंस का चैप्टर है, राइट, ये तो फाइनेंस में पढ़ना चाहिए, बट नहीं, ये आपको आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी और फिक्सल पॉलिसी जो है वो आरबीआई ने आपके इकोनॉमिक्स में सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस में दिया हुआ है, समझ गए। हालांकि जब आप फाइनेंस का सिलेबस देखने जाओगे, जब आप फाइनेंस का सिलेबस देखने जाओगे तो वहां पर उन्होंने अलग से यूनियन बजट करके चैप्टर दिया हुआ, आई डोंट नो व्हाई है। When they have asked you to read fiscal policy under economics, तो यूनियन बजट को यहां पर देखो उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट को हल्का से मेंशन किया, बट फाइनेंस में एक सेपरेट चैप्टर बना हुआ है भाई, पूरा उन्होंने दिया हुआ है। इसे कंसेप्ट पता होने चाहिए और रिकमेंडेशंस पता होने चाहिए, समझ गए। अब देखो आरबीआई जब डिस्क्रिप्टिव पूछता है, पहले भी पूछा है, तो आपको आरबीआई जब डिस्क्रिप्टिव पूछेगा तो ईएसआई में ही आपको आरबीआई अपने एमपीसी वाले पूछेगा। इससे पहले जो है आरबीआई ने एक बार पूछा था मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स बताओ, 10 मार्कर में मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स पूछ लिया था। इस बार उन्होंने आरबीआई एमपीसी अक्टूबर 2025 वाला जो आपको हुआ था, मीटिंग हुआ था, उस पर क्वेश्चंस उन्होंने पूछ लिया, राइट। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा कि जो टॉपिक्स दिया हुआ है उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, उसी से रिलेट करके आपको क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता है, तो वो करंट प्लस स्टैटिक दोनों का मिक्स्ड होता है। ओके, तो यहाँ पर रिपोर्ट्स और स्कीम्स होते हैं, जैसे कि इस बार उन्होंने स्मार्ट सिटीज मिशन पर क्वेश्चंस पूछा है, ये 10 मार्क्स में क्वेश्चंस था। अगर मैं बात करूं 15 मार्क्स में, मैं नेक्स्ट वीडियो डिस्क्रिप्टिव पर लाने वाला हूं, डिस्क्रिप्टिव को एक्सप्लेन करूंगा, उसमें सारे क्वेश्चंस आपको जो है 2025 वाले कराने वाला हूं। तो 15 मार्च से बात करें तो यहां पर एक था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पर। दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, मैं आपको दिखा दूंगा पूरा इसका प्रूफ के साथ कि जो मेरा 30 डेज का डिस्क्रिप्टिव सीरीज था, फ्री डिस्क्रिप्टिव सीरीज था, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर स्टार्ट किया था, उसमें पहला दिन का पहला क्वेश्चन जो था वो WDR ही था, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ही था, और मैंने बोला था कि ये पूछेगा, और वही आपको यहाँ पर 15 मार्च में पूछा गया है। ओके, दूसरा एक और रिपोर्ट पर था यूएनडीपी का एक जेंडर स्नैपशॉट आता है, उस पर आपको क्वेश्चन पूछा गया था, और तीसरा क्वेश्चन आपको मल्टीकल्चरलिज्म पर पूछा गया था। काफी समय से मैं जो है मल्टीकल्चर अनअकैडमी के टाइम से ही मल्टीकल्चरलिज्म पढ़ा रहा हूँ, काफी टाइम बाद जो है आरबीआई ने ये वाला टॉपिक पूछ दिया मल्टीकल्चरलिज्म पर। पिछले 3 साल से डेमोग्राफिक पर क्वेश्चन पूछ रहे थे, इस बार उन्होंने जो है मल्टीकल्चरलिज्म पर पूछा है। आपके पास मात्र 4-5 टॉपिक है, देख लो, और जेंडर पर तो काफी बार क्वेश्चन पूछते हैं आरबीआई।
वुमेन एम्पावरमेंट पर भी क्वेश्चन कई बार पूछता है। देख लो आपके पास मात्र 4 टॉपिक है। आप लोग बोलोगे नहीं कि सर इतना सारा टॉपिक कैसे करेंगे, मात्र 4 टॉपिक है यार। मल्टीकल्चरलिज्म, डेमोग्राफी, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन एंड जेंडर इशूज, मात्र 4 टॉपिक है और हर साल आरबीआई क्वेश्चन पूछता है डिस्क्रिप्टिव में, लिटरली हर साल पूछता है। और फिर भी लोग बोलते हैं यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। समझ लो, राइट। तो ये यहां से रहता है मोस्टली। यहाँ पर करंट अफेयर्स का ही, तो करंट, ये मैं बताने का पर्पस ये है कि करंट अफेयर्स का वेटेज काफी ज्यादा है, यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ एफएम ऑब्जेक्टिव का, वीडियो थोड़ा सा लेंदी तो नहीं हो रहा है, 30 मिनट हो गए, ओके। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एफएम ऑब्जेक्टिव में, एफएम ऑब्जेक्टिव में पिछले 4 साल से क्या हो रहा था कि मैनेजमेंट का काफी ज्यादा वेटेज था, लेकिन सरप्राइजिंगली 2025 में ये चीज वर्क नहीं किया और 2025 में फाइनेंस का वेटेज ज्यादा था। सब लोग इंक्लूडिंग मी वो रिकमेंडिंग कि अगर मैनेजमेंट अच्छा कर लोगे तो एफएम में अच्छा मार्क्स आएगा, लेकिन ये चीज बैकफायर कर गया 2025 में। यहाँ पर फाइनेंस के ज्यादा क्वेश्चंस थे। अगर आप 21 से लेकर 24 तक का पेपर एनालाइज करो, ओके, तो आप पाओगे कि 60 to 65 मार्क्स मैनेजमेंट से आता था, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव। बट अगर आप 25 का एनालाइज करने जाओगे तो आप देखोगे कि अराउंड 60+ मार्क्स जो है वो फाइनेंस आया है। यही है आपको आरबीआई, कभी भी आपको पलटी मार सकता है, इसलिए आपको दोनों तरह से रेडी होना होता है कि ऐसा नहीं कि आपको सेलेक्टिव होने प्रीवियस ईयर करने के बजाय करने के पीछे इतना भाग गए कि ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग आप चलते रहे और उल्टा पर आपका ट्रेंड से उल्टा पड़ गया तो आपकी चीजें वहां पर खराब हो गई। ये नहीं होना चाहिए। इस बार उन्होंने, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर 20 जो ऑब्जेक्टिव में 22 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं और 10 जो है वो 1 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, ओके। तो आउट ऑफ दीज 20 क्वेश्चंस अराउंड 12 क्वेश्चंस और 12 या 13 नॉट श्योर, ये 12 क्वेश्चन जो थे वो फाइनेंस के थे, ओके। और रिमेनिंग 7 या 8 क्वेश्चन जो थे वो मैनेजमेंट के थे। 1 मार्कर में 3 क्वेश्चन है, 3 या 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मानकर चलो फाइनेंस के थे और रिमेनिंग मैनेजमेंट के थे, तो आप हो गया ना। इस तरह से आप देखोगे तो अराउंड 28 to 30 मार्क्स जो है फाइनेंस के हो गया आउट ऑफ 50 मार्क्स, ओके। और डिस्क्रिप्टिव में भी 2 15 मार्कर जो था वो आपको फाइनेंस पर था, 10 मार्कर में भी 2 फाइनेंस का था आपको 10 मार्कर। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस बार जो है गेम उल्टा पड़ गया, इस बार फाइनेंस का वेटेज ज्यादा था। अगले वीडियो में इसको और भी अच्छे से समझेंगे और भी अच्छे से आपको डिटेल में बताऊंगा, ओके। एफएम डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो यहां पर भी आपको वेटेज ठीक ठाक रहता है, यहां से भी क्वेश्चंस आपको बनते हैं, ओके। करंट अफेयर्स से, जैसे कि इस बार भी आपको सेबी पर क्वेश्चन पूछ दिया गया, सेबी के आपको जो कौन कौन से रिसेंट में इनिशिएटिव्स में। अब क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि जो कैपिटल मार्केट है उसमें सेबी का रोल है, राइट। तो सेबी में रिसेंट में कैपिटल मार्केट, चूंकि कैपिटल मार्केट आपके सिलेबस में दिया गया फाइनेंस में, अगर आप देखोगे तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट में आपको कैपिटल मार्केट भी दिया गया है, दोनों आपको उस वाले चैप्टर में आपको जो है कैपिटल मार्केट भी आता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में आप पढ़ते हो। तो यहाँ पर उन्होंने करंट से रिलेटेड पूछ करके पूछा कि भाई बताओ कि सेबी का कौन कौन सा रिसेंट इनिशिएटिव्स है कैपिटल मार्केट रेगुलेशन में जो कैपिटल मार्केट को स्ट्रेंथन करता है, ओके। ये क्वेश्चन था। अब जैसे देखो कि काफी टाइम से लोग ये बोल रहे थे कि आरबीआई का जो पहला चैप्टर है फंक्शंस वाला, आरबीआई अपने फंक्शंस नहीं पूछता, अब क्या फंक्शंस पूछेगा, 2021 में पूछा था, 2025 में उन्होंने फिर से पूछ लिया आरबीआई के सुपरवाइजरी फंक्शंस के बारे में बताओ। 2 चीजें होती है, ओके। तो आई होप ये सब क्लियर होगा। अब थोड़ा सा लास्ट के 10 मिनट में कुछ सेलेक्टिव चीजों पर बात करते हैं, हाउ टू कवर गवर्नमेंट स्कीम्स, हाउ टू कवर रिपोर्ट्स, ये सब के बारे में बात करते हैं। तो हाउ टू कवर गवर्नमेंट स्कीम्स या रिपोर्ट्स के अगर प्रोग्राम्स की बात करें तो मैं इसको 3 भागों में बांटना चाहता हूं, ओके। एक है न्यूली लॉन्च स्कीम, दूसरा है ओल्ड स्कीम और तीसरा है मिनिस्ट्री वाइज स्कीम्स, ओके। जो सेलेक्टेड मिनिस्ट्रीज हैं उसके सारे स्कीम्स आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो तीसरे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो ये कौन कौन से मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सोशल जस्टिस, एमएसएमई, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये मिनिस्ट्रीज के आपको सारे प्रोग्राम, ऑल द प्रोग्राम्स
ये पता होनी चाहिए। इसके लिए आप मेरा स्कीम्स कंपेडियम फॉलो कर सकते हो, या आप खुद भी जो है अपना 1 पेजर नोट्स बना सकते हो। जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, इस तरह का आप देख सकते हो। यहां देखो, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, इसके अंदर मैंने क्या किया, सारे स्कीम को यहां पर लिस्ट कर लिया। कौन कौन सी स्कीम से यहां पर मैंने नोट डाउन कर लिया, और फिर उसके बाद में जो है उसके की फीचर्स वगैरह पहले मैंने डिटेल में पढ़ रखा है, सब कुछ कर रखा है। ये मेरा क्या है, शॉर्ट नोट्स है। ये क्या है, एक शॉर्ट नोट्स है, जिसके माध्यम से मैं चीजों को बार बार पढ़ के रिकॉल कर सकता हूँ। फैक्ट्स मैंने लिखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम में फैक्ट्स ही भूल जाते हो, क्वेश्चंस में आप फैक्ट्स भूल जाते हो, उसको मैंने फैक्ट्स लिखा हुआ है बस। यहाँ पर आप यहीं पर देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का है। एमएसएमई के जितने भी स्कीम्स है यहाँ पर मैंने उसको नोट डाउन किए हुए हैं। और उसके बारे में मैंने, जैसे पीएम ईजीपी स्कीम हो गया, उसके बारे में जो जो चीज़, जैसे कि हु कैन अप्लाई, सब्सिडी कितना मिलेगा, क्या क्या लेटेस्ट चेंजेज हुए हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो ये मेरा 1 पेजर नोट्स है, जो कि बनाने के लिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ओके, तो ये सारे प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटीज के आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम्स बार बार रिपीट होते रहते हैं, हर बार न्यूज में बने रहते हैं। आप इसको अगर न्यूज के पीछे पड़े रहोगे, उसके थ्रू करोगे, तो हर बार आपको बार बार करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही है कि एक ही बार नोट्स बना के रख लो, काम खत्म। जब जब कुछ अपडेट आए वहां पर जाकर अपडेट डाल दो, अपना नोट्स उठाओ, उस मिनिस्ट्री में जाओ, वहां पर जाओ और उसमें अपडेट कर दो कि यस दिस इज द अपडेट। जैसे कि मान लो फरवरी 2026 में कोई अपडेट है, तो मैं अपने नोट्स में जाऊंगा, वहां पर एक पॉइंट बनाऊंगा, स्टार डालूंगा फरवरी 2026, और वहां पर मैंने वो इंफॉर्मेशन अपडेट कर देने हैं। फिर से मैं दूसरी बार फिर मैं पीआईबी पढ़ रहा हूँ, मार्च में फिर से उसी स्कीम के रिगार्ड्स में कुछ और अपडेट आ गया, फिर से मैं जाऊंगा अपने नोट्स में, एक स्टार डालूंगा, स्टिक मार डालूंगा और फटाफट वहां पर अपडेट कर दूंगा। ये सही तरीका है, दिस इज राइट वे टू प्रिपेयर। कि जहां से मुझे पता है कि बार बार चीजें अपडेट हो रही, बार बार उसके रिगार्ड्स अपडेट्स है, तो मैं हर बार क्यों करने जाऊंगा, तो उसको एक ही बार करके रख लूंगा। इसीलिए आप ये चीजों को करके रखो। एक तरीका ये चीज हो गया मिनिस्ट्री वाइज, ये आपको स्कीम्स के लिए करना पड़ेगा। चलो अब 1 और 2 को देखते हैं। 1 और 2 क्या है बेसिकली, कि जितने भी न्यूली लॉन्च्ड स्कीम्स हैं, अब न्यूली लॉन्च्ड स्कीम्स में 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्मॉल स्कीम्स और दूसरा आता है मेजर स्कीम्स। मेजर स्कीम्स जनरली होते हैं, इसको हम लोग फ्लैगशिप या अम्ब्रेला स्कीम्स भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया पीएम सेतु स्कीम के बारे में, ये एक मेजर स्कीम्स है। जैसे कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जैसे कि पीएम जनमन स्कीम, ये सब स्कीम्स क्या, ये रिसेंटली लॉन्च हुए। पीएम जुगा स्कीम हो गया, ये सब रिसेंटली लॉन्च स्कीम्स हैं, राइट। तो ये मेजर स्कीम्स हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कुछ माइनर स्कीम्स भी होते हैं, जैसे कि एक समृद्धि स्कीम लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा। इस तरह के छोटे छोटे कुछ कुछ स्कीम्स होते हैं, वो सारे के सारे स्कीम्स पीआईबी में आपको कवर होते हैं। तो दोनों आपको जो मेजर स्कीम्स हैं, ये आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काम आएगा। जो माइनर स्कीम्स है स्मॉल है, वो मेनली आपको प्रीलिम्स से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो न्यू स्कीम्स आपको सारे के सारे न्यूली लॉन्च स्कीम्स जो है वो पीआईबी मैगजीन में मिल जाते हैं, और वहां से उसको कवर कर लेना है। उसको आप एक बार 2 बार अच्छे से पढ़ो, समझो, और उसका आप 1 पेज का नोट्स बना लो। ये नोट्स जो होगा ये इसके में मर्ज नहीं करेगा, मिनिस्ट्री वाइज का अलग नोट्स रहेगा। उसी बुकलेट में या उसी ऑनलाइन नोट्स में आप अलग सेगमेंट बनाओगे न्यूली लॉन्च स्कीम्स का। और जब जब नया नया लॉन्च स्कीम होगा, तब तक आपका नंबर डाल के 1 2 ऐसे करके आप जो 1 में इसको डिस्कस कर लिया, फिर नीचे 2 डालकर फिर उसका दूसरा वाला स्कीम्स को वहां पर लिखते जाना है। ये सारे चीजें आपको, ये जो एक्टिविटीज है जो अभी करोगे, ये आपको एग्जाम के टाइम पर हेल्प करेगा। उस टाइम पर जब आपको जरूरत रहेगी रिवीजन करने की, आप बार बार पढ़ सकते हो, और यही हेल्प करता है एग्जाम में, आपको ये मदद करता है, राइट। ये तो हो गया। अब दूसरा चीज क्या करना है आपको, दूसरा पॉइंट है ओल्ड एंड फ्लैगशिप स्कीम्स। ओल्ड स्कीम्स ये जनरली फ्लैगशिप या अम्ब्रेला स्कीम्स इन यूज होते हैं। कई बार ये स्कीम्स क्या होते हैं कि 5 साल के लिए सरकार ने लॉन्च किया, एक फाइनेंस कमीशन का मान लो जो टर्म होता है 5 साल का, उसके लिए लॉन्च किया, लेकिन उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव सरकार अचीव नहीं कर पाई।
गवर्नमेंट नहीं कर पाती है, तो इसीलिए उस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया जाता है। या उसका जो है कुछ स्कीम्स ऐसे होते हैं जिसमें सरकार को लगता है कि इसको रिवाइज करके इसमें नए फीचर्स ऐड करने चाहिए, उसको रिवाइज या मॉडिफाई कर दिया जाता है, तो वो स्कीम्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, दोज फ्लैगशिप स्कीम्स, दोज अम्ब्रेला स्कीम्स विच हैज बीन मॉडिफाइड। अब आप बोलोगे सर ये फ्लैगशिप स्कीम होते कौन से हैं, तो ये सारे के सारे स्कीम्स फ्लैगशिप होते हैं। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, पीएम जुगा, मुद्रा योजना, आवास योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, विश्वकर्मा योजना, पीएम पोषण, पीएम स्वनिधि, स्वामित्व योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम कुसुम योजना, पीएम आशा, ओके, अन्नदाता आय संरक्षण योजना है, पीएम जे योजना जो आत्मनिर्भर भारत योजना है, ओके। उसके अलावा मातृत्व वंदना योजना, पीएम कौशल विकास योजना, अमृत योजना, स्वच्छ भारत अभियान, ओके। इस यहीं पर SCM भी डाल दो, स्वच्छ स्मार्ट सिटीज मिशन, बेसिकली स्वच्छ भारत अभियान हो गया, जन धन योजना हो गया, DDU के ग्रामीण कौशल योजना हो गया, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हो गया, सॉरी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हो गया। तो दीज आर द फ्लैगशिप स्कीम। इट्स नॉट लाइक इतने ही हैं, 75 के लगभग जो है फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, 75 प्लस ही होंगे, बट नॉट ऑल आर इंपॉर्टेंट। ओके, आपको यहां पर ट्रिक क्या है कि अगर कोई मान लो यहां पर मैंने जैसे कि आपको बोला कि कोई एक्सटेंड हुआ हो या रिवाइज्ड या मॉडिफाई हुआ हो, या किसी ने अभी अगर 10 इयर्स पूरे किए हों और उस पर बड़े पैमाने पर आर्टिकल्स पब्लिश हुआ हो गया, आपको क्यों लगता है कि स्मार्ट सिटीज मिशन पर जो है RBI ने डिस्क्रिप्टिव पूछा? ऐसा तो नहीं था कि मान लो स्मार्ट सिटीज मिशन अभी लॉन्च हुआ है, काफी पुराना स्कीम में 2015 का स्कीम है, राइट? इट कंप्लीटेड 10 years लास्ट ईयर एंड इट हैजंट अचीव्ड ऑल ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव व्हिच वर प्रपोज्ड। जिस पैमाने पर, जिस बड़े पैमाने पर ये स्कीम लॉन्च किया गया था उसको अचीव नहीं कर पाई। तो लास्ट ईयर काफी सारे आर्टिकल्स छपे थे स्मार्ट सिटीज मिशन पर, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, जो इस चीज को हाईलाइट कर रहा था। बट गवर्नमेंट हैज डिफरेंट पर्सपेक्टिव। गवर्नमेंट ने खुद का एक एक्सप्लेनर PIB में पब्लिश किया जहां पर इसने हाईलाइट किया कि वी डिड सर्टेन थिंग्स और हमने ये चीजें अचीव कर ली, इसीलिए आपको इस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया। सिमिलरली अभी 2026 में अगर आप देखोगे, जनवरी 2026 में 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया ने 10 साल पूरे किए। 16 जनवरी 2026 को पूरे किए 10 साल। तो अभी काफी सारा आर्टिकल्स इस पर पब्लिश हुआ है, काफी चीजें इस पर हुई है, तो इस पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। लास्ट ईयर स्टैंड अप इंडिया जो है वो न्यूज में था, क्यों? क्योंकि इसमें बजट में कुछ प्रोविजंस के इसके बारे में बात की गई थी। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि कई सारे स्कीम्स के बारे में उसमें डिस्कशन किए गए हैं। तो वही जो है वो भी क्या हो गए, स्कीम्स इन न्यूज, उसको हम लोग मान लेते हैं, उस पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इसीलिए ये सारे स्कीम्स आपको नहीं करने हैं। आपको कौन से करने, जो 10 years और 5 years ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट किया हो, सरकार ने जिसके बारे में बड़े पैमाने पर जो है PIB में एक्सप्लेनर्स वगैरह पब्लिश किया हो, या उस पर अगर न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह आया हो, तो उसको आपको अलग से नोट डाउन करना होता है, अलग से लिखना होता है कि यस दिस पर्टिकुलर स्कीम कुड बी आस्क्ड इन एग्जाम। वैसी चीज़ों को आपको अलग स्टार मार्क करके लिखना होता है। तो इट्स ऑल द थिंग्स कि आप कितना एलिमिनेशन लगा सकते हो, कितना आप सेलेक्टिवली चीज़ों को कर सकते हो। बस यही आपका गवर्नमेंट स्कीम का कवर करने का तरीका होता है। तो सोर्स क्या हो जाएंगे, सोर्स आपका क्लियर हो गया। सोर्स आपको PIB मैगजीन आप फॉलो करो, लगातार फॉलो करो, PIB मैगजीन आप करते रहो, ओके। इंक्लूडिंग एक्सप्लेनर्स, PIB के एक्सप्लेनर्स आप करो, प्लस मिनिस्ट्री वाइज के लिए आप स्कीम्स कंपेडियम फॉलो कर सकते हो, या आप खुद का नोट्स जो है वो बना सकते हो। लेकिन ये आपको मिनिस्ट्री वाइज, इतने मिनिस्ट्रीज के लिए सारे स्कीम्स करने पड़ेंगे। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको मैगजीन ही सफिशियंट है। उसमें जब जब ये अपडेट्स आए उसको जो आपको नोट डाउन कर लेना है। लेकिन आपको जो अपना जो नोट्स बनाना है वो 3 अलग अलग सेक्शंस के लिए बनाने हैं, ओके। आपका जो नोट्स होगा स्कीम्स के लिए वो तीनों सेक्शंस के लिए होगा, कि आपको पार्ट ए में आप इसके लिए नोट्स रेडी करो, पार्ट बी में आप ओल्ड स्कीम इन न्यूज रिसेंटली उसके लिए तैयार करो, और
तीसरे में आप जो है मिनिस्ट्री वाइज। तो कई सारे ऐसे स्कीम्स होंगे जो दोनों में कॉमन हो जाएंगे, कई बार यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन होगा। तो अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर उसको कवर कर रखा होगा तो यहाँ पर उसको कवर करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर दोबारा उसको कवर नहीं करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको स्कीम्स को कवर करने हैं। आप देख सकते हो ये तरीका है नोट्स बनाने का। ओके, अब मैं बात करूं तो रिपोर्ट्स में क्या क्या कवर करने हैं। गॉट स्टक। ओके, व्हाट रिपोर्ट्स टू कवर। इसके अगर मैं बात करूं तो देखो आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में ये चीज क्लियरली मेंशन किया हो कि कौन कौन से रिपोर्ट्स आपको इंपॉर्टेंट हैं, करने ही करने हैं। आप देख सकते हो उन्होंने लिखा हुआ है आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन, ये फाइनेंस में उन्होंने लिखा हुआ है एनुअल रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। ये 3 आरबीआई ने अपने रिपोर्ट्स को मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे मेंशन किया हुआ है। उसके अलावा उन्होंने यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, मैंने बोला था ना कि फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में उन्होंने क्या लिखा है, यूनियन बजट लिखा हुआ है। ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। और ये फाइनेंस में देखो, फाइनेंस में चैप्टर नंबर 7 उन्होंने अलग से ऐड किया हुआ है। तो दोनों जगह आपको यूनियन बजट दिया हुआ है, तो यूनियन बजट उन्होंने लिखा हुआ है। तो डिस्क्रिप्टिव या ऑब्जेक्टिव आपको यूनियन बजट से इकोनॉमिक्स में भी दिख सकता है और फाइनेंस में भी दिख सकता है। कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर आपको यूनियन बजट करने पड़ेंगे। राइट, मटेरियल सोर्स्ड फ्रॉम आरबीआई वेबसाइट, मतलब स्पीच, सर्कुलर्स, बुलेटिन्स, एफएक्यूज, ये सब आपको आरबीआई वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं। ये सब भी आपको करने पड़ेंगे। कहने का मतलब यही है। ओके, तो आरबीआई ने क्या क्या बोला, आरबीआई ने बोला इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट करने का, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, करेंसी एंड फाइनेंस, रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं बोला है फिर भी कर लेना। और उसके अलावा आगे देखोगे तो ये दोनों रिपोर्ट उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ओके, अब देखो ये इकोनॉमिक्स में उन्होंने मेंशन किया हुआ सजेस्टेड में कि प्रोमिनेंट फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ने हैं। तो प्रोमिनेंट फाइनेंशियल न्यूज़पेपर कौन कौन से हैं, एक है बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस लाइन, ये 4 जो है, और एक है फाइनेंशियल एक्सप्रेस। ये 5 जो है आपको प्रोमिनेंट फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है। क्या आप सारे पढ़ सकते हो? नहीं, आपको पढ़ने भी नहीं, आपको एक पढ़ने को भी, या तो आप बीएस पढ़ो या आप मिंट पढ़ो, इसी से काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो करंट अफेयर्स बनाते हैं ये 5 न्यूज़पेपर को फॉलो करके बनाते हैं, तो फिर करंट अफेयर्स मैगजीन काम आ ही जाता है। लेकिन एक आपको जरूर खुद से पढ़ना चाहिए, या तो आप बीएस पढ़ो या मिंट पढ़ो। क्या पढ़ोगे? बीएस या मिंट में से एक आपको पढ़ना है। उसके अलावा जो है आरबीआई ने देखो क्या मेंशन किया है, मैगजीन्स, बुलेटिन, जो आपको आरबीआई बुलेटिन्स उन्होंने बोला हुआ पढ़ने के लिए। ओके, रिपोर्ट्स में आरबीआई ने क्या बोला है, आरबीआई ने रिपोर्ट्स में बोला है कि फिर से उन्होंने आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, ट्रेंड्स ऑन प्रोग्रेस, करेंसी रिपोर्ट तो बोला ही, 2 उन्होंने अलग से बोला, वही इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पर भी बोला है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है उन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है। इसीलिए मैंने यहाँ पर उसको मेंशन किया हुआ है कि दीज आर द 2 रिपोर्ट्स दैट दे हैव बेसिकली आस्क्ड यू टू रीड। इतने तो क्या है कि ये सिलेबस में मेंशन्ड है, बट क्या हमें इतने ही पढ़ने पड़ेंगे? क्या आरबीआई इतने से ही क्वेश्चन पूछता है? नो, आरबीआई ने प्रीवियसली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट पूछे हैं, आरबीआई ने यूएनडीपी के रिपोर्ट पूछे हैं, जैसे कि मैं अभी तुरंत आपसे बोल रहा था कि डिस्क्रिप्टिव में इस बार यूएनडीपी का रिपोर्ट पूछा गया है। ओके, पिछले साल ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट पूछा गया था विच हैज बीन पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये सब रिपोर्ट्स भी पूछे जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा रिपोर्ट्स को कवर करने के लिए? तो ये तो रिपोर्ट जो है ये मस्ट है, और ये आपको डिटेल में सही से पढ़ना पड़ेगा। दीज आर द मस्ट। आपने देखा कि कैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पर क्वेश्चन पूछा उन्होंने, राइट? ये तो क्लियर है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक जो है इतने सारे रिपोर्ट्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इतने सारे रिपोर्ट्स पब्लिश करती है। अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड बैंक का, तो वो इतने सारे रिपोर्ट पब्लिश करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये सारे रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, बट नॉट ऑल द रिपोर्ट्स कम्स एवरी ईयर।
ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूएनडीपी, यूएनडेसा, अंकटाड, यूनिसेफ, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, यूएनएफपीए, यूएनईपी, डब्ल्यूएमओ एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अगर मैं बात करूँ, ये सारे के सारे यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये जो है इतने सारे रिपोर्ट पब्लिश करता है। उसके अलावा FAO, अब बोलोगे सर ये तो फूड एंड एग्रीकल्चर, इसके भी रिपोर्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। यस, इस बार जो है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 पर 2 मार्कर पूछ लिया उन्होंने। हम लोग डिस्कस किए हुए इस पर, बड़ा सा एक 2 पेज का मैंने जो है PIB मैगजीन में आर्टिकल इस पर दिया हुआ है, ये पूछ लिया, राइट। तो ये चीजें होती है, ये रिपोर्ट 4 साल पर या 5 साल पर पब्लिश होता है, हर 4 साल पर इस पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो ऐसा नहीं कि रेंडमली पूछते हैं, सिग्निफिकेंस है। ये काफी जगह पर, ये न्यूज में, काफी न्यूज में चर्चा थी इसके बारे में, अलग अलग, अगर इंडियन एक्सप्रेस में देखोगे, हिंदू में देखोगे, बिजनेस स्टैंडर्ड में देखोगे, हर जगह इस पर जो आर्टिकल छपा था, इसलिए पूछा उन्होंने। ओके, अभी देखोगे जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रिपोर्ट आया हुआ है, भारत इसको काफी, इंडिया इसको काफी हाईलाइट करता है कि हमारा रैंक जो है इंप्रूव कर रहा है, हमारा रैंक इंप्रूव कर रहा है। उसके अलावा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो इंडिकेटर जो है वो भी आपको विपो के द्वारा पब्लिश होता है। ओके, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, SDSN के द्वारा पब्लिश होता है। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। OECD का भी 2 रिपोर्ट है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये सब जो रिपोर्ट्स है, बाद बाकी ये वाले सेगमेंट का लास्ट वाला पेज, ये प्रीलिम सेंट्रिक है। ओके, इनफैक्ट इस वाले पेज में जितने भी रिपोर्ट्स हैं, खास करके ये प्रीलिम्स के लिए ही रिपोर्ट है, ये आप प्रीलिम्स को लिए मान सकते हो। तो मुझे करने कौन कौन से हैं? वर्ल्ड बैंक के ये दोनों रिपोर्ट मुझे करने ही करने हैं। जब ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आएगा तो हमें ये भी करने ही करने हैं। एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आता था जिसको अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया, इसमें कंट्रोवर्सी हो गई, चाइना वाला कंट्रोवर्सी था, इसको डिसकंटिन्यू करके अब जो नया रिपोर्ट आने लगा है बिजनेस रेडी, बी रेडी रिपोर्ट बोलते हैं। इंडिया इसमें पिछले 2 एडिशन हुआ है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। 2026 में इसका 3rd एडिशन आने वाला है और इंडिया पहली बार इसमें पार्टिसिपेट करेगा। क्या बोला मैंने? पहली बार, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करेगा। मतलब दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपको पता होना चाहिए कि बी रेडी जो है वो क्या है। तो ये वाला रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ कर सकते हो, अगर आता है, फिर से नया वाला आएगा तो कर लेना। लेकिन ये वाला एंड ये वाला अगर जब भी पब्लिश होगा तो जरूर आप वर्ल्ड डेवलपमेंट से कर लेना। और ये वाला जो है, ये 5 आपको वर्ल्ड बैंक के आपको करने ही करने हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप आप जरूर कर लेना, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जरूर कर लेना। बाद बाकी फेज 1 सेंट्रिक है, फेज 1 के लिए आपको प्रीलिम्स के लिए करने हैं। यहाँ से ज़्यादा इंफॉर्मेशन बनता नहीं है, तो आपको मतलब रैंक वैंक पूछ लेते हैं या कुछ इंडिकेटर्स वगैरह पूछ लेते हैं आपसे। वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। ये तीनों रिपोर्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। उसके अलावा UNDP का जेंडर पर आपको रिपोर्ट आता है जो कहीं पब्लिश नहीं होता है, सिर्फ वेबसाइट पर पब्लिश होता है और फिर भी RBI क्वेश्चन पूछ लेता है, वो भी देख लेना। ये इसका वेबसाइट जरूर चेक करना, इसका भी वेबसाइट जरूर चेक करना, इसका वेबसाइट जरूर चेक करना, इसका भी वेबसाइट जरूर चेक करना। यूएनडेसा की रिपोर्ट के बारे में बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, ये तीनों रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर करें। ओके, अंकटाड का ये दोनों रिपोर्ट काफी ये तीनों रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ का ये सब प्रीलिम सेंट्रिक रिपोर्ट है। यूनेस्को का पूछ सकते हैं, लेकिन हालांकि अब क्या हुआ है ना, एजुकेशन वाला चैप्टर जो है वो सोशल इशू से हटा दिया गया है। पहले क्या था कि पहले आपके सिलेबस में यहाँ पर सोशल इशू में सोशल स्ट्रक्चर जो था, इस वाले में आपको 2022 की बात करता हूँ, 2021-22 में यह चैप्टर था। एजुकेशन एंड हेल्थ भी आपका चैप्टर था। यहाँ पर क्या था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चैप्टर हुआ करता था।
तो उस टाइम पर एजुकेशन वाले रिपोर्ट, हेल्थ वाले रिपोर्ट भी, WHO के रिपोर्ट भी अपने काम के होते थे, अब नहीं होते हैं। ओके, अब ये सब रिपोर्ट जो है प्रीलिम सेंट्रिक मानकर चलो आप। ओके, लेकिन ये पॉपुलेशन रिपोर्ट जरूर कर लेना। क्यों? क्योंकि डेमोग्राफी अपने सिलेबस में है। अभी भी आपने देखा कि डेमोग्राफी अपने सिलेबस में है, आप देख सकते हो डेमोग्राफी आपके सिलेबस में है ना। तो डेमोग्राफी वाला जो रिपोर्ट ये करना पड़ेगा, ये करना है। उसके अलावा यूएनईपी के द्वारा इमिशन गैप, एडेप्शन गैप, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, ये 3 रिपोर्ट आपको जरूर करने हैं। और स्टेट ऑफ फाइनेंस ऑफ नेचर जो है ये भी जरूर करने हैं। यूएनईपी, क्योंकि अपने पास इन्वायरमेंटल इशू करके एक चैप्टर है, इसलिए यूएनईपी के रिपोर्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये रिपोर्ट करने हैं। डब्ल्यूएमओ का उतना कोई खास नहीं है इसका। इस बार ये आईईए का जो है, ये चूंकि अभी ईरान युद्ध के कारण जो है अभी काफी ज्यादा एनर्जी क्राइसिस हो चुका है, इसीलिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक आता है, उसके अलावा आपको एनर्जी इन्वेस्टमेंट, ये वाला रिपोर्ट खास करके, ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिपोर्ट जरूर करना, ठीक है। बाद बाकी तो मैंने बता ही दिया कि हैप्पीनेस, यस ये रिपोर्ट जरूर करने हैं। क्लियर कर देता हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे। ओके, तो ये दोनों करना है। ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए करने हैं, ये ओनली प्रीलिम्स के लिए है, ओनली प्रीलिम्स, ओनली प्रीलिम्स, प्रीलिम्स, ये प्रीलिम्स लिखा हुआ है, राइट। एक बार फिर से यहां पर भी कर देता हूं। ओके, तो यही रिपोर्ट्स है। तो रिपोर्ट्स में क्या करना है मैंने बता दिया, जैसे कि ये 7 तो मस्ट है। ओके, ये मस्ट है। इसके अलावा भी आपको जो बॉडीज है जैसे कि यूएनडीपी, यूनेस्को, यूएनस्केप, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके अलावा ये चीज तो मैं भूल ही गया, नीति आयोग की रिपोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया हूं। तो जो नेशनल रिपोर्ट्स होते हैं, देसी रिपोर्ट्स होते हैं, नेशनल रिपोर्ट्स होते हैं, खास करके ये नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किया जाता है, वो रिपोर्ट्स भी आपको करने पड़ेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू इन रिपोर्ट्स। अब देखो रिपोर्ट्स जब मैं बात करता हूं करने का, यहां पर क्या तरीका होता है, 1 पेजर नोट्स। अब जैसे देखो कि जैसे मैंने बोला कि वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, तो मैंने बोला 5 रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक का करना पड़ेगा, और ये ऐसा नहीं कि पांचों रिपोर्ट एक ही बार पब्लिश होगा, राइट। तो एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, सबसे पहले वर्ल्ड बैंक लेते हैं। मैंने बोला कि 5 रिपोर्ट आपको करना पड़ेगा, देयर आर 5 रिपोर्ट दैट यू नीड टू डू, राइट। और ये पांचों अलग अलग टाइमलाइन पड़ेंगे, कोई फरवरी में होगा, कोई मार्च में, कोई अगस्त में, या कोई आएगा भी नहीं। जरूरी नहीं कि पांचों के पांचों आए, 3 ही आएगा। जब 3 आएगा उसी को करेंगे, जरूरी नहीं कि पुराना वाला करेंगे, 3 ही करेंगे, राइट। तो ये चीज भी क्लियर होना चाहिए। तो लेकिन अगर तीनों अलग अलग मेरे नोट्स जो मैंने बना रखा है, उसका पेज नंबर 10 पर जो है एक रिपोर्ट है, पेज नंबर 25 पर दूसरा रिपोर्ट है, पेज नंबर 50 पर तीसरा रिपोर्ट है, तो क्या मैं उसको कनेक्ट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए सही तरीका क्या है, ये सारे रिपोर्ट जब मैं नोट्स बनाऊं तो ये सारे रिपोर्ट जो है वो मैं एक ही जगह लिखूं, और ये तभी हो पाएगा जब आप ऑनलाइन नोट्स बनाते होंगे। ओके, जब आप ऑनलाइन नोट्स, डिजिटल नोट्स वगैरह बनाते हो, तभी ये पॉसिबल हो पाता है। या आप लास्ट के दिनों में जब नोट्स बनाते हो,
जैसे मैंने बना रखा था 1 पेजर नोट्स वगैरह, काफ़ी शॉर्ट बना रखा था रिपोर्ट्स को बार बार रिवीजन करने के लिए, तो ये इस तरह के नोट्स मैंने रेडी कर लिए थे। आप देख सकते हैं कि DPIIT का जितने भी रिपोर्ट्स था मैंने सब एक जगह लिख लिया। नीति आयोग का 3 रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, उसको एक जगह, 4 रिपोर्ट था, उसको 5 रिपोर्ट था, तो सब एक जगह लिख लिया। तो ये चीजें करनी होती है कि सारे रिपोर्ट्स आपको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के सारे रिपोर्ट एक जगह रखो, आप कंफ्यूजन कम होगा, आप उसको जल्दी से रिलेट कर पाओगे और उसको आप सही तरीके से रिटेन इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाओगे। तो 1 पेजर नोट्स जो है ये आपको सर्कुलर्स के लिए भी बनाने हैं, ये आपको रिपोर्ट्स के लिए भी बनाने हैं, ये आपको स्कीम्स के लिए भी बनाने हैं, और ये आपको करंट इश्यूज पर भी बनाने हैं। तो ये 4 चीजों पर जो है ये आपका 1 पेजर नोट्स बनना चाहिए। इन 4 चीजों पर जो है आपका 1 पेजर नोट्स बनना चाहिए। ओके, जिसमें कि आप इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करोगे, जो जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको आप यहां पर जो है उसमें नोट डाउन करोगे। एंड गाइस बिलीव मी, दीज नोट्स वुड बी डिसाइडर कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, यही नोट्स डिसाइड करेंगे। ओके, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर इतना ज्यादा बल्क में इंफॉर्मेशन है, हर महीने 200 से 250 पेज का करंट अफेयर्स है। 5 महीने भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको 1000, 1200, 1000 पेज तो सिर्फ करंट अफेयर्स के रहेंगे। डू यू थिंक दैट यू वुड बी एबल टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स? आई डोंट थिंक सो। बट इफ यू क्रिएट दीज 1 पेजर नोट्स तो आपको रिपोर्ट्स कितने करने पड़ेंगे? अराउंड 30 to 35 रिपोर्ट्स जो है वो करने पड़ेंगे। सर्कुलर्स वही आपको 35 to 40 सर्कुलर्स, आपको बड़े वाले सर्कुलर्स आपको करने पड़ेंगे। स्कीम्स वही 35 to 50 के लगभग स्कीम्स, 35 to 50 बहुत हो गया, स्कीम्स करने पड़ेंगे। करंट इशूज वही 35 to 50 के लगभग आपको करंट इशूज होगा। 6 महीने की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आप 1 पेजर नोट्स बनाते हैं तो आप देख लो कि आपको 200 पेज भी नहीं होगा, आपका 150-200 पेज होगा, विच इज मैनेजेबल बेसिकली। आप उसको कभी भी रिवाइज कर सकते हो, आप 4 बार रिवाइज कर सकते हो। अगर आपकी इफिशियंसी 20 पेज पढ़ने की है तो आप 10 दिन में रिवाइज कर सकते हो, दूसरी बार में आप उसको 5 दिन में रिवाइज कर लोगे। बट रिवाइजिंग 1000 पेजेस और मे बी 1500 पेजेस won't be possible, and it's just one subject, current affairs. You have finance and management, you have economics and social issue too, you have current affairs, you have to practice answer writing, descriptive English and each and everything. आप कैसे ये मानते हो कि आप सब कुछ मैनेज कर लोगे? So what works, your proper strategy works, और ये अभी से अगर आप करोगे तभी ये वर्क करता है। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम टाइम पर आपको एकदम से ढेर सारा टाइम आपको मिल जाएगा, एकदम से आपके पास 28 घंटे का दिन होगा आपका, ऐसा नहीं होता है। It's a process, continuous process. If you keep doing it on a regular basis, on a daily basis, then only on that day you would be ready. You would have that content, you would have that notes, जिसको आप रिवाइज करके, जिसको आप पढ़ के आप एग्जाम दे सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, अपने आप को जो रेडी कर सकते हो एग्जाम के लिए। ओके, सो बिलीव मी, दिस विल वर्क ओनली इफ यू प्रिपेयर राइट नाउ, ये चीज़ों का फॉलो करते हो तो। ओके, और अगर आपका ये मंथली मैगजीन्स जो मैं पब्लिश करता हूँ, ये दोनों है, इसी को आपको फॉलो करने हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको जो वीडियो थोड़ा लेंदी चला गया, 1 आवर के लगभग चला गया है, बट पर्पस वाज सिंपल कि जो भी हो पूरा का पूरा आपको डिटेल में बताऊं कि क्या क्या चीज़ें कैसे करनी होती है, स्कीम्स कैसे करना होता है, हर चीज़ को कैसे करना होता है। गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।